हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आपका मैथ्स का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक सैम्पल पेपर मैथ्स बेसिक का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है और एग्ज़ाम में आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक के क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाले होंगे उनको मैं साथ के साथ सॉल्व करा दूंगा, और जो एक्सप्लेन करने वाला होगा, थ्योरम वाला होगा, तो वो आप क्वेश्चंस देख लेना और उसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप सॉल्व कर लेना कॉपी में। तो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख के ज़रूर जाएं। चलो शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो जैसा कि आपको पता है 3 घंटे का होता है, 80 नंबर का होता है। तो इस वीडियो में दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। तो मैं हिंदी का कराऊंगा, इंग्लिश वाले अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वही सेम ही रहते हैं। मैथ्स में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि a की वैल्यू 2 की घात 7 और 3 की पावर 10 है, b की वैल्यू 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7 है, तो HCF निकालना हो। तो देखो, जब भी पावर वाला ऐसा हो तो हमेशा HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो जो पावर मिनिमम हो वो होता है HCF में। तो 2 की पावर मिनिमम कितनी है दोनों में देखे तो ये है 2 की पावर 3, और 3 की पावर दोनों में देखे तो मिनिमम कितनी है तो 7। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7। तो इस तरह से आपको देखना होता है। हो सकता है आपको यहाँ पर 3 की पावर 10 और इधर ये इधर कर दे और ये इधर कर दे, लेकिन तब भी आपको देखना है कि 3 की पावर कम से कम कितनी है, तो वो 7 है, और 2 की पावर कम से कम कितनी है, 3 है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 3 और 3 की घात 7। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन देने का कारण है कि आप लोग बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में गलत कर जाते हो। देखो क्या कहा गया है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन का। इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। देखो, जैसे ही आप लोग ये देखोगे आप कहोगे कि ये इसके अनंत हल हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, अनंत हल तब होता है अगर c1/c2 के ये अनइक्वल है तो फिर पैरेलल हो जाएगा, और अगर इसके इक्वल है और अगर इक्वल हो जाएगा तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। तो अभी हमको नहीं कहा गया है कि ये C1 और C2 के बराबर है या नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि इससे कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनंत हल हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। इसके पैटर्न पे 3 होते हैं आपके, ये आपको पता होना चाहिए। अगर A1 A2 बाय B1 B2 दो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा होता है कि अगर ये दोनों ही बराबर ना हो तो एक हल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है वही सेम, तो इसका अभी जैसे हमने कर लिया, इसका ये है और इसका डी है। नेक्स्ट है, अब पॉइंट 3, 1 और 7, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 5a और 2b है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे किया जाता है, ये देखो। 7 और 3 10, 10 का आधा होता है 5, ठीक है। फिर 5 और 1 6, लेकिन माइनस है तो 4, ठीक है। 4 का आधा होता है 2, तो ये 5 और 2 आना चाहिए, और 5 के साथ a है, 2 के साथ b है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 ही हो जाए, तो 1 से। b को भी किससे करोगे, 1 से। तो 1 + 1 वैल्यू हो जाएगी 2। अगला है 3x² + 12 = 0। इसके कितने मूल होंगे। तो हमको पता है, आप जो निकालते हो b² - 4ac से आप निकालते हो, इससे आप निकालो। तो b की वैल्यू क्या है इसमें, b आपका यहाँ 0 दिया हुआ है क्योंकि x का टर्म होता है यहाँ पे, तो 0 और -4ac। अब यहाँ अगर हम कुछ भी रखें तो जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव आएगी। तो जब b² - 4ac की वैल्यू <0 है, इसका मतलब है उसके मूल जो है वास्तविक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक मूल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 5वां क्वेश्चन, आकृति में a B C में D पैरेलल ये दिया हुआ है, इसमें कौन सी समीकरण सत्य है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जिसको देख लो। क्या कहा गया, जब भी ये पैरेलल हो, किसी दो भुजा एक त्रिभुज में आधार के समानांतर कोई एक रेखा दी गई है, तो AD/AB AE/EC ये सही दिया हुआ है। अच्छा, ये आपको पूछा है कि कौन से सही है। तो AD/AB कहा गया है तो AE/AC होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद है AD/AB AE/AC, तो यही सही है हमारा। फिर AD/BD
AE/AC ये गलत है, हाँ तो यही सही है, हमारा सही मिल गया है। फिर छठा क्वेश्चन है कि एक रेखा जो दो वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती हो। अगर हम एक सर्कल की बात करें और एक रेखा जो इसके दो बिंदुओं पर काट रही हो, इसको क्या कहा जाता है? तो अब यहाँ पे बहुत बार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्या उसको व्यास कहते हैं? तो व्यास इसका उत्तर नहीं है। व्यास तो सबसे लंबी जो है पॉइंट, जो कि दो सबसे लंबी दूरी वाली दो पॉइंट को काटने वाले को व्यास कहते हैं। लेकिन अगर कोई रेखा यहाँ है और इसको दो भाग में विभाजित दो पॉइंट पे कट कर रही है तो वो क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, और सबसे लंबी जीवा होती है व्यास। तो ये हो गया आपका कॉर्ड, और डायमीटर नहीं होगा इसका आंसर। अब इस तरह का क्वेश्चन जब दिया हो 10a = 3/4 और ये वाली वैल्यू निकालनी हो, तो इसमें सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। और 3/4 में तो बहुत आसान होता है। देखो ये 3 दिया हुआ है, ये अगर आप एंगल मानते हो A, ये A, ये B और ये C, तो ये आपको 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 आ जाएगा। बस सबकी वैल्यू पुट कर लो। लेकिन देखो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये आइडेंटिटी है। sin² A + cos² A की वैल्यू होती है 1। ठीक है, sec A क्या हो जाएगा आपका? sec A अगर देखो आप, sec A होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है आपका 5, 5/4, तो 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये इसी तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 2, इसका नो रियल रूट्स, और इसका ऑप्शन नंबर B, और यहाँ पे कॉर्ड, और इसका आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में था। अब 8वां क्वेश्चन है कि एक कार एक 30 मीटर ऊंची मीनार के आधार से दूर जा रही है। कि एक कार जो है 30 मीटर ऊंची मीनार के आधार से दूर जा रही है। यह कार मीनार के आधार से 10√3 की दूरी पर है। इस तरह के क्वेश्चंस देखो जब भी दिए हो बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको बस रेशियो का ध्यान रखना है। जैसे कहा गया ये मीनार है, इसकी हाइट है 30 मीटर और ये दूरी कितना दिया हुआ है 10√3। तो इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हो, इन दोनों का रेशियो निकालते हो, तो 30/10√3 का रेशियो क्या आ जाता है 1/√3। और 1/√3 अगर हम 10 की वैल्यू ले तो 10 की वैल्यू कितने पे आती है 30 पे आती है। तो इसके मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर है आर वृत्त, आर त्रिज्या R वाले वृत्त पर जब एक चाप वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करती है। मतलब कहा गया एक मान लो आपका ये वृत्त है और एक यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रही है। तो आपको पूछा गया है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 90 है, टोटल 360 को अगर आप डिवाइड करते हो 90 से तो कितना हो जाता है ये 4 हो जाता है। तो 1/4 हो जाएगा इसका, और 1/4 πr²। फिर है वर्ग अंतराल 30 - x का वर्ग चिन्ह 36 होने पर x का मान क्या है। कि 30 और x, इसका वर्ग अंतराल 36 है। तो आपको पता है वर्ग अंतराल जो है वर्ग चिन्ह होता है उन दोनों को जोड़ के आधा। तो 30 + x का आधा 32 हो जाएगा। तो 30 से लेके x तक, तो 30 + x = 6/2 = 36 दिया हुआ है आपको। और 30 + x की वैल्यू हो जाएगी 72। तो 30 + x हो गया आपका 72, x की वैल्यू हो गई आपकी 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। फिर है इन संख्याओं में एक संख्या चुनी गई है, चुनी गई संख्या के वर्ग के 1 या 1 से कम होने की प्रायिकता क्या है। तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग हम करें तो वर्ग कभी भी 1 से कम नहीं आता है। तो अब अगर हम देखें, अगर इनकी संख्या चुने तो 1 या 1 से कम होने की, कम हो नहीं सकता किसी भी संख्या का वर्ग। तो अब हम बात करें अगर 1 होने की प्रायिकता कितनी है, तो 1 होने की प्रायिकता किस किस की है। एक ही संख्या है, या तो -1 हो या 1 हो, यही दो ही संख्या है जिनका जो वर्ग है वो 1 हो सकता है। क्योंकि 1 से कम किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। मिनिमम जो किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है वो हो सकता है 0, उससे कम किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। तो -1 या 1 यही इसका आंसर आना चाहिए। और 2 संख्याएं इसमें चुनी जा सकती हैं, और टोटल कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याओं में से 2 संख्याएं ऐसी चुनी जा सकती है। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 2/7। अगला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यहाँ ध्यान रखना विषम अभाज्य, तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, लेकिन क्या है वो सम है। तो सबसे
छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। इन दोनों का एलसीएम पूछा गया है। तो 3 और 99 का एलसीएम, तो क्योंकि अगर हम देखें तो 99 जो है वो 3 से विभाजित होता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 99। फिर है एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका एक मूल 1 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो अब आपको एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल निकालना है। तो आप इसको x-1 से जब भाग करोगे तब आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका देखो शॉर्ट तरीके से अगर हम इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो अगर एक मूल 1 है तो अब यहाँ अगर आप देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 3, तो किसको 1 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें जो 3 आ जाए, तो 3 से, ठीक है। लेकिन जब हम इसको उसमें रखेंगे फैक्टर में तो x-1 हो, और x-1 को किससे मल्टीप्लाई करें जो +3 आ जाए, तो -3 से, तो x-3 एक फैक्टर हो जाएगा। तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, अगर x-3 होगा तो दूसरा मूल हो जाएगा 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ऐसे आप कर सकते हो जल्दी में। तो ये हमने किया, इसका आंसर हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 1/4, और इसका क्वेश्चन ये 30 माइनस इसका हो जाएगा 42, इसका हमने किया 2/7, और इसका 99, इसका 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी 2 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है। जो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं है, SSS है, RHS है, SAS है, ठीक है। तो SSS होता है आपका, SAS भी आपने पढ़ा है, AA में AA पढ़ा है, लेकिन अगर 2 एंगल बराबर हो तो तीसरा भी बड़ा हो जाएगा AA, बस ये वाला नहीं होता RHS। ये किसका होता है, ये जो सर्वांग समता का होता है ये नियम, ये समरूपता का नहीं होता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद है इसके, ये किसके बराबर है, sec⁴ माइनस sec²θ, ये किसके बराबर है। तो इसमें अगर आप sec² कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan²θ, मतलब sec² माइनस 1, उसकी वैल्यू हो जाएगी tan²θ, और sec² को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan²θ। तो इसमें दोनों पॉजिटिव आंसर आएगा, तो ये आंसर ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें इसी तरीके से सॉल्व करना, sec² आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद और फिर इधर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी sec² माइनस 1, जो कि tan² के बराबर होती है। और ये जो वैल्यू है sec² इसको आप 1 प्लस tan² लिख सकते हो। तो जब उसको tan² से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा tan² प्लस 10⁴θ। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। आपको ये जो 3 प्रमेय है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 जो आपको थ्योरम्स दी हुई हैं, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, फिर आपका कॉट और कॉसेक वाला, और टेन और सेक वाला, तीनों आप अच्छे से देख लेना, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद 16th क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई जो कि वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाती है संख्यात्मक रूप से इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो वृत्त की एक चाप की लंबाई, अगर हम बात करें कि वृत्त की एक चाप, जो ये चाप है आपका, ये आर्क की लंबाई वृत्त के केंद्र पर थीटा डिग्री कोण बनाती है और संख्यात्मक रूप से बनाए गए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब आपको पता है दोनों का क्षेत्रफल, और अगर आप इसको बराबर करते हो तो किस तरह से निकालोगे। देखो θ/360 ये तो सेम रह जाता है दोनों में, और ये हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है आपको बराबर दी हुई है θ/360 πr² के बराबर दी हुई है। तो ये से ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 2, तो 2 इकाई इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 इकाइयाँ, 2 आंसर इसका आ जाएगा। अगला है एक आंकड़े में 16 प्रेक्षण है और इनके मूल्यों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसका माध्य जिस प्रेक्षण का नाम, तो बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से रखेंगे। अब क्योंकि ये सम संख्या है तो आपको n और n+1, तो उसका आधा अगर हम करें तो 8 और 9, तो 8वें और 9वें का जो औसत है वही आंसर हो जाएगा। फिर है यदि r त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन त्रिज्या r वाले अर्ध गोले का आयतन का 16 गुना है, तो r और r निकालना है। तो इस तरह से सबसे पहले फॉर्मूले में रख दो, आसानी से निकल आता है। तो त्रिज्या r वाले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई और r क्यूब।
और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले आप ऐसे करो, पहले आर और आर का रेशियो देखो, यहाँ से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हो जाता है बड़े वाले में 2r³ और नीचे वाले का हो जाएगा ये छोटे वाला r³। इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो जब ये हम ना इधर करते हैं तो ये 8 हो जाता है, तो r/r का जो रेशियो है वो हो जाएगा 2/1। तो इसका मतलब है कि आपको पूछा क्या गया है, आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो हो जाएगा 2/1। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। अगला अब अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शंस ध्यान से समझने हैं। दोनों सही और सही व्याख्या है तो ए, दोनों सही व्याख्या गलत है तो बी, दोनों ए सही व्याख्या और आर गलत तो सी, ए गलत आर सही तो डी। तो इस तरीके से ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अभी हमने कर लिया, ये है, इसका 2 यूनिट है, इसका एवरेज ऑफ दिस, फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 2:1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहा गया है बिंदु -3 और 5 की x अक्ष से दूरी जो है वो 3 इकाई है। किसी बिंदु की भुज उसकी y अक्ष से दूरी निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन में और कहा गया है बिंदु की भुज जो है y अक्ष से दूरी निर्धारित करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा ध्यान से इसके पीछे का एक समझ लो आप। तो जैसे ये आपको दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया रहता है, तो भुज का मतलब होता है आपका जो x अक्ष पे पॉइंट है, और कोटि का मतलब होता है y अक्ष पे जो पॉइंट है। तो अगर कोई भी भुज पे पॉइंट है तो वो किससे, y अक्ष से दूरी निर्धारित करता है। तो दूसरा तो सही है कि एक बिंदु की भुज उसके y अक्ष से दूरी निर्धारित करता है। और पहला दिया है कि -3 और 5, तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका -3 और 5 यहाँ पर। इसमें जो x अक्ष से दूरी है वो कितनी है, जो y की वैल्यू है वो होती है। तो इसकी x अक्ष से दूरी 3 इकाई है, ये तो हमारा गलत है और ये सही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। भुज कहते हैं x की वैल्यू को और कोटि कहते हैं y की वैल्यू को, और इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं x की वैल्यू को और ऑर्डिनेट कहते हैं y की वैल्यू को। याद रखने के लिए a पहले आता है तो x एब्सिसा, ऑर्डिनेट o बाद में आता है तो y के लिए ऑर्डिनेट इस्तेमाल होता है, ये आप ध्यान रखना। हिंदी में भुज कहते हैं जो x की वैल्यू होती है, और कोटि कहते हैं जो y की वैल्यू निर्धारित करता है। तो भुज जो है वो y अक्ष से दूरी को निर्धारित करता है, ये सही है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला है 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो बिल्कुल सही है। और एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक परिमेय, ये दोनों सही है और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए। अब अगला है आपका 2 अंक के क्वेश्चन, और 2 अंक के क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि या तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दिया जाए, नहीं तो क्वेश्चंस आप देख लो और इसके अपने हिसाब से आंसर्स आप देख लो। इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांस आपके एग्जाम में हैं। पहला कहा गया है x + 2y जो है वो 6 के बराबर है, 2x + y जो है वो भी 6 के बराबर है। तो p का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = px + 2 है। तो पहले अगर हम देखें इन इक्वेशन को सॉल्व आप अगर करते हो तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 और 2 आ जाती है। अब इसमें अगर हम रखते हैं तो y = आपको p का मान ज्ञात करना है जिसके लिए, तो 2 + p, 2 = p और इसकी भी वैल्यू 2 है +2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपका, इधर आ गया तो 0। तो p × 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है इस आकृति में, इसको मिटा देते हैं यहाँ लिखने के लिए। हाँ, अगला कहा गया इस आकृति में एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल है BC के, DE जो है समानांतर है BC के। AD की वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक है, AD की वैल्यू आपको 3 दी गई है, BD की वैल्यू 4 दी गई है, AC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको 14 दी गई है। AE निकालना है, ये हमने अभी उसमें भी किया था। तो AD/AB तो 3/7, 3/7 जो है वो x/14 के बराबर है। तो ये अगर आप देखो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसमें आपको एक आकृति दी हुई है, PQR एक त्रिभुज है, PSQT क्रमशः बिंदुओं P और Q पर खींचे गए शीर्ष लंब है और M पर काटते हैं। इसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है।
यह समान की समरूपता है इसमें। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल और ये एंगल तो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स तो ये आप कर सकते हो। अब उसके बाद अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं, ये 90 है। अब अगर आप देखो ये रेखीय युग्म से ये 90 हो जाएगा, तो ये एंगल 90, ये 90, ये और ये बराबर है। तो अगर एक एंगल एक एंगल एक एंगल एक एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी इसमें बराबर होगा। तो अब आप इसको कह सकते हो ये ए प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो जाएगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने इसमें कर लिए। फिर 23वां क्वेश्चन कहा गया है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जरूर ध्यान से कर लेना। इसमें ओ वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, पी ए और बी बी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अगर ओ पी की वैल्यू 10 है, देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 10, पी ए की वैल्यू है 8, तो वृत्त के व्यास की लंबाई, मतलब पहले आप त्रिज्या निकाल लो तब आप व्यास की लंबाई निकालोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से अगर हम इस त्रिज्या को जोड़ते हैं ओ ए से, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो जाता है, जो स्पर्श रेखा है वो कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आप 90 डिग्री के हिसाब से ये आपका हो गया जो परपेंडिकुलर, ये जिसे हम कहते हैं लंब, ये हो गया आपका हाइपोटेनस जिसे हम कहते हैं कर्ण, और ये आधार हो जाएगा। तो अगर आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये जो वैल्यू r जो है ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आंसर हो जाएगा 6। ये आप ध्यान रखना 10, 8, 6 का एक कॉम्बिनेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो 6 ये आ गया, त्रिज्या अगर 6 है तो व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 का 2 गुना, तो 12 आंसर हो जाएगा इसका। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये ध्यान रखना कुछ कुछ पाइथागोरस ट्रिक जो है वो आपको पता होने चाहिए। कोशिश करना 1 से लेके 50 तक में कितने जो पाइथागोरस समूह के 3 का ट्रिक जो बनता है, पाइथागोरस ट्राइड पाइथागोरस ट्रिक जो है, जैसे 3 4 5 6 8 10, उसके बाद 5 12 17, इस तरह के जो हैं आप याद कर लो ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आसानी से दिख जाए कि यहाँ पाइथागोरस का इस्तेमाल है, तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन अब दिया है 10 a की वैल्यू √3 है। अब आपको पता है √3 का मतलब होता है a की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री। तो बस अब आपको कॉस की 60 और साइन का 60 का आंसर वैल्यू रख देना है। आपको पता है कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 होता है आपका 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और साइन होता है आपका √3/2, इसका स्क्वायर आप करोगे तो हो जाएगा 3/4, तो 1/4 और 3/4 का आंसर -2/4, तो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका। फिर है x sin 60 cos 30 माइनस tan 45 इज इक्वल टू √3/2, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। तो अब सबकी वैल्यू आप पुट कर दो। tan 45 होता है आपका 1, cos 30 कितना होता है, वो हो जाता है आपका √3/2, और sin 60 होता है आपका ये भी √3/2 होता है। तो अब सबका आंसर निकालोगे तो आप वैल्यू x की फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो। अगर आप देखो यहाँ √3/2 इसकी भी वैल्यू है, √3/2 इसकी भी वैल्यू है, तो इसको अगर आप कॉमन ले लेते हो तो √3/2, और आप देखो क्या हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 यहाँ से, और tan 45 उधर लेके चले जाओ तो ये √3/2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 + 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर √3/2 + 1, तो अब आप नहीं कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो इसका। देखो इसको हम मिटा के सही से थोड़ा सा जल्दी में कर देते हैं आपको। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लो। हाँ, अब अगर देखो इसकी वैल्यू है कितनी, अगर हम ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है -1, इधर है √3/2, तो इससे तो ये वैल्यू कट गई, ये इधर जाके ये वाला इधर जाके +1 हो गया, तो इसका मतलब x और sin 60 जो है वो आपका +1 के बराबर है। तो x की वैल्यू हो गई 1/sin 60, तो 1/sin 60, तो 1/sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/√3। इसको आप हर का परिमेयकरण करके आंसर निकाल सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें मैं पूरी तरह से सॉल्व नहीं करा रहा, क्वेश्चंस बस आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना है। आपने क्वेश्चंस देखा हुआ है, क्वेश्चंस आपको देखने के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो 80 नंबर के क्वेश्चंस करने में काफ़ी समय लगेगा।
तो अब अगला है ABCD 10 भुजा का एक वर्ग है, एक शीट से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड काटा गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सबसे आसान होता है, आपको पता है वर्ग है तो 90 डिग्री बनाया है, तो ये 5 और ये 5, तो आप पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो और वर्ग के क्षेत्रफल में से उसको माइनस कर दो। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 × 10 100, और इसमें से इसका अगर करोगे तो 1/4 और पाई r², पाई की वैल्यू 3.4 और r की वैल्यू है आपकी 5 × 5 25। तो इस तरह से जब आप निकालोगे इसका आंसर ये सॉल्व करके आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय, ध्यान रखना √5, √2, √3 ये इनमें से कोई एक न एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, बुक में आपके दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन में भी आपको कराया गया है। इसको अच्छे से थ्योरम वाइज लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, ये 100% आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो आपका प्लस में आएगा कि 2 + √3 या 3 + √2 या √2, √3 या √5, एक क्वेश्चन 100% जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसको 100% कर लो, जो आएगा ही आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है ये गुणनखंड वृक्ष है, इसे x, y, z, w का मान निकालना है और x का अभाज्य गुणनखंड भी लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका। देखो 13 × 7, 13 7 कितना हो जाएगा यहाँ 91, फिर 91 × 3 तो 270 और 3 ये 273 हो जाएगा। फिर जब 273 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिया हुआ है 819, फिर 819 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1600, 19 दूना कितना होता है 38, तो 1638, 1638 को जब 2 से करोगे तो हो जाएगा आपका 3276। तो ये आ जाएगा x, y, z, w की वैल्यू। अब आपको इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो दो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड 3276 का निकाल सकते हो, आसानी से आपका निकल जाएगा। जिसमें 2 कितनी बार है 2 बार, फिर 3 कितनी बार है 2 बार, फिर 13 और 7, इस तरह से। तो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 गुना 7 गुना 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। अगला है वह द्विघात बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालना है जिसके शून्य क्रमशः इसके शून्यकों का 2 गुना हो। तो सबसे पहले इसके आपके जीरोस निकाल लो और उस जीरोस का 2 गुना हो। तो इसको अगर आप मध्य पद को अलग अलग करके भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे देखो 2 × 2 होता है 4, और 5 को अगर आप देखो तो 4 और 1 का फैक्टर जो है वो 5 हो जाता है, तो -4x -x, तो इससे आप वैल्यू पुट कर सकते हो 5x को -4x और -x में अलग करके, तब आंसर निकाल लोगे। और जो आंसर आएगा उसका 2 गुना आपको निकालना है, तो वो बहुपद आपको निकालना है। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा x² - 5x + 4, ये एक द्विघात समीकरण आएगा। इसको आप सॉल्व करना, ये आंसर आ जाएगा। अगला है इसको आपको रेखीय समीकरण को आलेख द्वारा, ग्राफ के द्वारा हल करना है, बहुत आसान है। वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ अलग अलग रखो और इसके y अक्ष पे द्वारा बने गए त्रिभुजों के निर्देशांक लिखना है। इस तरह का आएगा आपका ग्राफ और त्रिभुजों के निर्देशांक आपको लिख देने हैं। उसके बाद है अथवा में दिया हुआ है 16 वर्ष पहले अपनी शादी के समय अजय की आयु अपनी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। पत्नी तथा अजय की वर्तमान आयु में 8 और 9 का अनुपात है, तो शादी के समय की आयु ज्ञात करना है। तो आपको इसमें इक्वेशन बना के जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप इक्वेशन जब रखोगे आंसर निकालने के लिए, तो देखो अभी 8 और 9 का है, तो अभी 8x और 9x है। 16 वर्ष पहले दोनों में से आप 16 माइनस कर दो। और अब का क्या कहा गया है, 16 वर्ष पहले अजय की आयु अपनी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक थी, मतलब 9x - 16 जो है वह 8x - 16 में 5 ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको इक्वेट करोगे 8x - 16 + 5 = 9x - 16, सॉरी ये 9x - 16, तो इससे तो ये कट जाएगा 8x और 9x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। और आप इसको सॉल्व करोगे तो अभी जो करंट वैल्यू है वो करंट एज है, जो वर्तमान आयु वो हो जाएगी 40 और 45। लेकिन यहाँ ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको पूछा है शादी के समय, तो 16 वर्ष इसमें से माइनस कर दोगे,
तो एक का हो जाएगा, जब आप इसमें से 16 माइनस करोगे तो उसकी पत्नी की आयु हो जाएगी 24 और उसकी आयु हो जाएगी 29। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। आसान है, सॉल्व कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला है आपको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया गया है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको देख लो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। फिर है एक पासे को की संख्याओं को प्रथम 6 सम संख्याओं में बदल दिया गया है। अब इस पासे को बार बार उछालने पर निम्नलिखित आने की प्रायिकता क्या है। अब देखो, पासे की संख्याओं को प्रथम 6 सम संख्या, तो प्रथम 6 सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 और एक 12। अब ये वैल्यू आ गई। अब इसमें आपको बताना है कि प्रायिकता क्या होगी 4 से बड़ी संख्या, कि इस पासे को एक बार अगर उछाला हमने तो 4 से बड़ी, तो ये है। तो टोटल आ सकते हैं 6 और 4 आपके फेवरेबल है, तो 4/6 पहले का आंसर हो जाएगा। 3 से भाज्य कौन कौन से हैं? तो 6 और 12, तो 2/6 इसका आंसर हो जाएगा। और 10 के गुणज ना हो, 10 के गुणज ना हो तो इसमें सिर्फ एक ही 10 का गुणज है, और नहीं है तो 5 है, तो 5/6। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आसान है। फिर ये इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। फिर आपको ये दिया गया है, आकृति में वृत्त के परिगत एक त्रिभुज PQR है। PX की वैल्यू आपको दी है 10, QY की वैल्यू आपको दी है QY की वैल्यू दी है 8 और RZ की वैल्यू दी है आपको 6। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट से अगर हम एक वृत्त पर त्रिज्या लगाते हैं तो वो बिल्कुल समान होता है। तो ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा। बस अब आपको PQR का परिमाप निकालना है। तो 10 और 8 18 इधर हो गया, और 10 और 6 16 इधर हो गया, 8 और 6 14 इधर हो गया। तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो 18 और 14 और 16 हो गया आपका 30, 30 और 18 हो गया 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। फिर 32वां क्वेश्चन, अब 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसको आप देख लो और इसके आंसर्स आप आसानी से निकाल सकते हो। इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, सॉल्व कराने में काफ़ी समय लगेगा। जैसे एक 14 सेंटीमीटर लकड़ी के एक ठोस ब्लॉक से 2 सम्मुख फलकों से एक एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया। मान लो 2 आमने सामने से अर्धगोला निकाला गया और अर्धगोले का व्यास घन के भुजा के समान है, तो शेष बचे लकड़ी के ठोस ब्लॉक का आयतन आपको निकालना है। और इसका जब आप आंसर निकालोगे वो मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका हो जाएगा 1306.67 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है, इसमें आपको 64 बच्चों के साप्ताहिक जेब खर्च कि 64 बच्चों के साप्ताहिक जेब खर्च को दर्शाया गया है। यदि माध्य जेब खर्च 180 है तो x और y का मान निकालना है। तो बहुत आसान है, तो इसको आप सॉल्व करना। आंसर जो आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20, y की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर इसी तरह से नीचे आपको बहुलक निकालना है, जिसमें आपको माध्य दिया है, और इस तरह से इसका अगर हम बहुलक देखें, आंसर मैं बता देता हूँ, आप इसका निकाल लो। तो इसका जो आंसर है वो है 3.89। इसको आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। फिर ये हमने अभी कर लिया, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस थे ये। फिर आप अच्छा इंग्लिश के क्वेश्चंस आप देख लो। वैसे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आप ये आप देख लो, ये हमने किया है। फिर अब ये 34th क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर है तो इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो यहाँ से x³ और यहाँ से x³ आपका कट जाएगा। और फिर जब आप यहाँ से पहले x-2 का अगर आप होल क्यूब का इधर रखते हो तो क्या हो जाएगा, देखो x³ -8 प्लस 3 2 जा सॉरी माइनस, यहाँ माइनस होगा, -3 × 2 6x², और प्लस आपका हो जाएगा 3 × 4 12x। तो यहाँ से x³ से x³ कट जाएगा, तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा। तो इसका आपको आंसर निकाल देना है। या अपोजिट में इसका अथवा में दिया हुआ है कि 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करना है, और 8 किलोमीटर कम हो तो तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो घटी हुई चाल और मूल चाल आपको निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में टोटल दूरी आपको समान दी गई है, ठीक है। तो आपको 480
पहले मान लो उसकी दूरी x था और अब उसमें जो है कितनी होगी x माइनस 8, तो 480 ये हो गया आपका x माइनस 8। तो इसका जो अंतर है वो -3, या अगर आप उल्टा लिखना चाहो 480 बटे एक, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो अब आप इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो आपको इसकी चाल निकल आएगी। उसको आसानी से आप कर सकते हो। उसको देखो इक्वेशन इसको सही से हम एक बार बना दे। जो आपकी ये पता है आपको अगर हर में वैल्यू बड़ी है तो आंसर जो है वो ओवरऑल छोटी वैल्यू आती है। तो 480 बटे x माइनस 8 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी बड़ी आएगी, और -480 बटे x जो है इसकी वैल्यू आपकी छोटी आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये इक्वेशन है। 480 कॉमन होके 3 बटे 480 इधर कर सकते हो आप, और इधर आ जाएगा आपका जवाब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर। तो ये आपको सिद्ध करने वाला है, इसमें आप देख सकते हो, आसानी से सॉल्व कर लेना इसको। ज़्यादा इसके क्वेश्चंस अब ये आपको दिया हुआ है कि मैराथन, इसमें देख लेना, सिद्ध करने वाला है आपको। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर है मैराथन, ये एक लंबी दूरी की पैदल दौड़ है। दूरी इतनी है, आमतौर पर दिस मैराथन में इतने आयोजन थे। क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड जो पूछा गया है वो क्या कहा गया है कि कक्षा 10th की छात्रा नेहा मैराथन में भाग लेना चाहती है और अपनी दौड़ की दूरी बढ़ाकर अभ्यास करने लगे। पहले सप्ताह में 3, फिर दूसरे में 2, और दूसरे सप्ताह के प्रतिदिन वो 5 किलोमीटर दौड़ेगी। तीसरे सप्ताह के प्रतिदिन 7 किलोमीटर, इस तरह से अपनी दूरी बढ़ाएगी। तो 8वें सप्ताह के प्रत्येक दिन नेहा कितनी दूरी दौड़ेगी और किस सप्ताह में वो 45 किलोमीटर दौड़ पाएगी। तो इसके क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करो, आंसर आप अपनी खुद कोशिश करने की कोशिश करो, मैं तब बताऊँगा आंसर सही है या आपका गलत है। 37वां भी आपका इसी तरीके का केस बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको आप देख लो, इसके आंसर ट्राई करो। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई करो, एग्जैक्ट मैं आंसर बता दूंगा तो फिर आप ट्राई नहीं करोगे। इसके आप देख लो और तो फिर इसके आंसर्स बताना, जो भी आप करेक्ट आंसर्स होंगे वो हम कमेंट में डाल देंगे और तब आप इसके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से देख सकते हो। और इस तरह से ये आप देख लो और जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। तो ये आपका टोटल इस तरह का पेपर, इसी तरह का पेपर एग्ज़ाम में आने के चांस होते हैं। इसको देख लो, आंसर्स आप इसके मिला लो। और इस वीडियो में इतना ही, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए।